अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अब जो है आप लोगों के जो प्रैक्टिकल है कोर्स कंटेंट्स के अंदर उनको स्टडी करेंगे। उनकी इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को दूंगी। उसकी थ्योरी हम स्टडी कर लेंगे और साथ साथ जो प्रोसीजर होगा उसको हम स्टडी कर लेंगे। आपने प्रोसीजर और जो उसका प्रिंसिपल है उसको कॉपी में लिखना भी है और अपने एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर भी कर लेना है। तो मेरे पास जो अभी कॉपी है वो है अजीम फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक फॉर बीएस और बीएससी। ठीक है, कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री की नोटबुक ले लें किसी भी राइटर की। तो जो बीएससी और बीएस के लिए हैं तो उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होंगे। अभी ये जो मेरे पास है वो है गुलाम रसूल चौधरी साहब की, आप के एम ज़िया साहब की ले सकते हैं। किसी भी राइटर की जो है आप फिजिकल केमिस्ट्री की जो है प्रैक्टिकल नोटबुक ले सकते हैं। उसमें आप देख लीजिए काइनेटिक्स से रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल हैं तो आप लोग उसको कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स कंटेंट्स में पहले जो प्रैक्टिकल हैं वो हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि हमने केमिकल काइनेटिक्स को बड़ी डिटेल में स्टडी कर लिया हुआ है। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और डिफरेंट वे होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं उनको डिटरमिन करने के लिए। आपने एग्जांपल्स में भी स्टडी किया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर रिएक्शन मिक्सचर को लेके अगर रिएक्शन में एसिड है तो उसे बेस के साथ टाइट्रेट करके हम जो है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन या फिर किसी भी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये इसी तरह के दो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिए जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर को रिएक्शन को स्टडी किया जा रहा है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी किया जा रहा है। तो हम पहला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है। डिटरमिन the reaction rate constant for a first order reaction of hydrolysis of an ester such as methyl acetate or ethyl acetate catalyzed by an acid। कि हमारे पास एक एस्टर है, उसकी कोई भी एस्टर हो सकता है, जैसे मिथाइल एसीटेट या इथाइल एसीटेट हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। उसकी हाइड्रोलिसिस लेनी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर मोस्टली हमारे पास एक्सेस में होता है। और रिएक्शन क्या है, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है कि HCl इसके अंदर हम यूटिलाइज करेंगे तो वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे कहा भी यही जा रहा है कि डिटरमिन द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ऑपरेटर्स देख लेते हैं हम कि ऑपरेटर्स में 2 कॉनिकल फ्लास्क विद कॉर्क। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क जो टाइट्रेशन फ्लास्क आपके पास होती हैं और उसको स्टॉप करने के लिए कॉर्क होते हैं, रबड़ के भी होते हैं और वुड के भी होते हैं। ठीक है, जो लैब में अवेलेबल हों आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, थर्मोस्टेट और वाटर बाथ एट डिजायर्ड टेम्परेचर। कि थर्मोस्टेट हम क्यों लेते हैं कि एक जितने भी रिएक्टेंट हैं हमारे पास या अगर दो रिएक्शन मिक्सचर हैं तो उनको हम सेम टेम्परेचर पे लेके आने के लिए थोड़ी देर के लिए वाटर बाथ के अंदर रख देते हैं, या फिर हमारे पास थर्मोस्टेट होता है उसके अंदर हम डिजायर्ड टेम्परेचर ऑब्टेन कर लेते हैं। बीकर्स चाहिए हमें। ठीक है, 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन आ गया, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आ गया और प्योर एस्टर जिसकी हमने हाइड्रोलिसिस करनी है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों को ये चीज़ पता है लेकिन फिर भी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी जस्ट थ्योरी एक दो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। The hydrolysis of an ester in the presence of mineral acid as catalyst is a first order reaction। कि जो एस्टर है उसकी हाइड्रोलिसिस in the presence of acid is a first order reaction। Methyl acetate is readily hydrolyzed to give the methanol and acetic acid। कि हमारे पास क्या है, मिथाइल एसीटेट है, in the presence of water and mineral acid it decompose into हमारे पास एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल बन जाएगा। द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड विद एनी मेजरेबल वेलोसिटी इन प्योर वाटर। कि अगर हम इसको जस्ट प्योर वाटर में करें और कैटलिस्ट ऐड ना करें तो हमारे पास क्या है,
ये रिएक्शन प्रोसीड आउट नहीं होता। ऑल्दो two molecules are involved in the reaction, the water is present in such excess that only the methyl acetate appear to change in concentration। कि हमारे पास वाटर एक्सेस में है, इसकी कंसंट्रेशन हमें जो है कोई डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करी, तो रेट जो है हमारे पास मिथाइल एसिटेट पे डिपेंड कर रहा है। In addition, the large excess of water prevent any appreciable back reaction। कि वाटर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी प्रोसीड नहीं हो सकता। Therefore, the rate of reaction is determined by the first power of the concentration of the ester। कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास कि dx over dt जो रेट है वो डिपेंडेंट है एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। और k आपको पता है रेट कांस्टेंट आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। For studying the kinetics of reaction, हम क्या करेंगे, a known volume of ethyl acetate is mixed with a relatively large quantity of acid solution, से 0.5 मोलर HCl। कि हम आप देखोगे कि HCl की ज़्यादा अमाउंट ली जा रही है और उसके साथ जो है हम क्या करें, मिथाइल एसीटेट को ऐड करें। At various interval of time, a known volume of reaction mixture is titrated against a standard alkali। अब हम क्या करें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से कुछ अमाउंट निकालेंगे। अब हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में एसिड है तो इसको टाइट्रेट हम कैसे करेंगे, बेस के साथ, ठीक है। तो वहां से इसको टाइट्रेट करके अमाउंट निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ अल्कली यूज्ड एट एनी टाइम correspond to the quantity of ester decomposed up to that time is noted। कि जितना हम डिफरेंट टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि पहले अगर 5 ml अल्कली यूज़ हो रहा है, फिर 10 ml यूज़ हो रहा होगा, फिर 20 ml अगर यूज़ हो रहा है, जैसे भी यूटिलाइज हो रहा है वो हमें पता चल रहा है कि जितना रिएक्शन मिक्सर के अंदर जो है वो उतना ही हमारे पास जो है एस्टर डिकम्पोज हो रहा है और एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में पहले अगर स्टार्ट पे आप देखोगे तो सिर्फ H है, ठीक है, यानी HCl है, लेकिन बाद में क्या है, एसिटिक एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी रिएक्शन मिक्सचर में एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है। तो हमारे पास क्या है कि एल्कली की अमाउंट जो यूज होगी, जो यूटिलाइज्ड होगी, वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। द वेलोसिटी कांस्टेंट K इज देन कैलकुलेटेड फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन। के हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या होती है कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, ठीक है। तो A हमारे पास क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि टी नॉट, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें कहाँ से पता चलेगी, जब इनिशियली हम रिएक्शन मिक्सचर को टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास इनिशियल रीडिंग आ जाती है। या इसको इन्फिनिट में से जो इनिशियल रीडिंग आई है उसको भी माइनस कर दें तो वो भी हमारे पास ए की कोरस्पॉन्डिंग हो जाती है। इसी तरह जब ए माइनस एक्स है, यानी किसी भी टाइम पे ऊपर कंसंट्रेशन जब आ रही है हमारे पास, तो वो कहाँ से आती है, टी इन्फिनिट माइनस टी एट एनी टाइम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वे टी नॉट इज द इनिशियल titration, ठीक है। T at any time T is the titration at any time T and T infinite is the final titration। The initial concentration of methyl acetate जो कि A होती है is proportional to T infinite minus T naught and the concentration of methyl acetate A minus X at time T is proportional to T infinite minus T at any time T आ गया, ठीक है। ये हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को देख लिया कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है और हमने इस तरह वैल्यूज पुट करनी है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब हमने प्रोसीजर में करना क्या है कि सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे 0.5 मोलर HCl solution, ठीक है, and transfer 100 ml of 0.5 molar HCl in a clean dry conical flask and cork it and place in a water bath at room temperature, ठीक है। कि हमने क्या किया कि अगर फर्स्ट करें आपने 250 ml बनाया है सोल्यूशन, तो उसके अंदर से आप जस्ट 100 क्यूबिक सेंटीमीटर या सिंपली आप कहते हैं 100 ml जो है वो सोल्यूशन ले लिया HCl का और उसको वाटर बाथ में रख लिया, ठीक। अब क्या करें, आल्सो प्लेस्ड अ stopper tube containing about 20
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल एसीटेट इन द सेम बाथ। ये हम सेम बाथ में क्यों रख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों फ्लास्क का जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। When the liquid have attained the temperature of the bath, pip it exactly 5 cubic centimeter of the methyl acetate into the flask of acid and note the zero time। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्या रखा हुआ है कि 20 ml रखा हुआ है। 20 ml हमने लिया था मिथाइल एसीटेट और 100 ml लिया था हमने जो है HCl। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जब दोनों लिक्विड ने टेम्परेचर अटेन कर लिया है तो 5 ml हम मिथाइल एसीटेट को ऐड कर रहे हैं एसिड के अंदर और वहां से टाइम नोट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने देखा कि 0 टाइम के ऊपर हमने 5 ml उसके अंदर सोल्यूशन डाला है। शेक थॉरोली एंड इमीडिएटली विथड्रॉ 5 ml ऑफ सैंपल विद सैंपल मिक्सचर एंड डिलीवर इट टू अ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आइस कोल्ड वाटर टू रेस्ट द रिएक्शन। अब वो क्या रहा है कि हमने 100 ml के अंदर 5 ml जो है मिथाइल एसीटेट डाला, उसी टाइम उसको शेक किया जल्दी से क्विकली से 5 ml सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, और उसको हम रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए उसे आइस कोल्ड वाटर के अंदर डाल देंगे कि ताकि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए और इस टाइम हम उसकी इनिशियल रीडिंग मालूम कर लेंगे। टाइट्रेट द एसिड in the sample as soon as possible against 0.1 molar sodium hydroxide solution using phenolphthalein as indicator। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी टाइट्रेशन करेंगे और जितना भी वॉल्यूम यूटिलाइज हो रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसको नोट कर लेंगे। दिस रीडिंग इज टी नॉट एंड correspond to the amount of HCl acid present in the reaction mixture before hydrolysis commences। कि जितनी भी इनिशियली सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू आ रही है वो उसका मतलब है जो जितना भी इनिशियली हमारे पास एसिड मौजूद था वो उससे करस्पॉन्ड करे, क्योंकि एसिटिक एसिड तो अभी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ठीक है, रिएक्शन अभी स्टार्ट पे है। फिर क्या करेंगे, रिपीट द टाइट्रेशन ऑफ फर्दर 5 ml sample after 10 20 30 40 60 90 120 and 80 मिनट्स। हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्या करेंगे, हर दफ़ा 5 ml सोल्यूशन निकालेंगे और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेट करते जाएंगे और उसकी वैल्यू नोट करते जाएंगे। ठीक है, दिस गिव टी एट टाइम टी टाइटर रीडिंग आफ्टर टी मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। के स्टार्ट ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट टाइम के ऊपर हमें ये वैल्यूज मिलती जाएंगी और हम इनको नोट करते जाएंगे। Reserve at least 25 cubic centimeter of the reaction mixture in a stopper flask at room temperature for 48 hours to give a final titration after the reaction has gone to completion। कि हम पहले तो उसको मेजर करते जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा हम इसको मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसको रख देते हैं 48 आवर्स के लिए, ताकि जितना भी रिएक्शन प्रोसीड आउट होना है वो हो जाए और हमारे हम उसको फाइनल रीडिंग कंसिडर कर लें। आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज कंप्लीट द पिप इट आउट 5 cubic centimeter of the reaction mixture and titrate it against standard sodium hydroxide solution as above। ठीक है, this give T infinite। ठीक है, अब T infinite निकालेंगे 48 घंटों के बाद जो वैल्यू आएगी, if T naught T T and T infinite are the titration at time 0 time T and 48 hours respectively, then concentration of methyl acetate at time T जो कि किसी भी टाइम पे है a minus x is proportional to T infinite minus T T and the initial concentration A is proportional to T infinite minus T naught। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर मेजर किया था कि वो कितना है, थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं कि वो अगर 25 सेंटीग्रेड है। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सैंपल मिक्सचर टेकन फॉर ईच टाइट्रेशन हमने देख लिया कि हमने हर दफ़ा 5 ml लिया था या 5 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया था। अब जो हमने रीडिंग्स ली थी हम वो नोट करेंगे। ठीक है, टाइम इन मिनट्स 0 मिनट 10 20 30 40 60 90 120 आ गया और इन्फिनिट टाइम पे आ गया। ठीक है, वहां पे जो टाइटर की रीडिंग आ रही थी कि पहले इनिशियली तो हमारे पास क्या है T नॉट है और जो सबसे एंड वाली है वो T इन्फिनिट बन जाएगी।
और बाकी जो रीडिंग है वो हमारे पास टी एट एनी टाइम टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इन्फिनिट की वैल्यू भी है और हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यू भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था टी इन्फिनिट माइनस टी नॉट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो ए की वैल्यू लिखें। नेक्स्ट कॉलम में टी इन्फिनिट माइनस टी, टी आ जाएगा किसी भी टाइम के ऊपर, मीन 10 के ऊपर, 20, 30, 40, 60, 90 एंड 120 मिनट के ऊपर जो टाइम आ रहा होगा, टाइटेशन की रीडिंग आ रही है, हम वो लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ टी इन्फिनिट माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी इन्फिनिट माइनस टी टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब आप देखोगे कि अगर ये k की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, पुट करने से सारी वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू भी पुट करो, कभी आप 0 सेकेंड पुट मिनट पुट करोगे, कभी 10 पुट करोगे, उसके लिहाज से यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। तो अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर को ओबे कर रहा है। ठीक है, और आपने एक्सपेरिमेंट भी करेक्टली इसकी डिटेल्स को नोट किया। ठीक है, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ k शोज दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, कि ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर उसी टाइम होगा कि जब आपने रिएक्शन को प्रोसीड आउट किया, उसकी रीडिंग्स मालूम की। जब रीडिंग्स को पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पुट करोगे, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आएगा या k की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो तब हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को ओबे कर रहा था। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टाइम एट एब्सिसा, मीन एक्स एक्सिस के ऊपर अगेंस्ट द लॉग ऑफ टी इन्फिनिट माइनस टी टी। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास जो आती है वो वाई एक्सिस पे आ गई। अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन दैट शोज आल्सो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है या k की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो फिर हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट ही हमारा ये था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकालनी थी। ठीक है, यहाँ पे जो भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आप पुट करोगे, और उसके साथ इसके जो यूनिट आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप वो भी लिखोगे। और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिएक्शन मिक्सचर की। इसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, यही चीज़ें यूज़ करके आप क्या मालूम कर सकते हो। ठीक है, डिटरमिन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्रोसीजर इज द सेम एज एक्सपेरिमेंट, जो अब एक्सपेरिमेंट किया सेम यही काम करना होता है। मिक्स 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एस्टर विद 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.05 मोलर HCl। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मिक्स 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एस्टर विद दी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईच एसिड। सेम प्रोसेस हमने करना है कि अब ये एसिड है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो अल्कली से इसको टाइट्रेट कर देना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ लेनी है, तो एक को हम K1 कर दें और दूसरे को हम K2 कर दें, तो यहाँ पे हम उनकी रेशियो ले लेंगे तो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी मालूम हो सकती है। कैलकुलेट दी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, K2/K1। तो यही एक्सपेरिमेंट यूज करके हम किसी भी एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आपने इसकी प्रोसीजर लिखना है, आपने इसकी थ्योरी लिखनी है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है, और रीडिंग्स जो हैं आप जो है इसके बाद परफॉर्मेंस के बाद लिखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि भी आप पहले एक्स प्रैक्टिकल कॉपीज बनाते भी नहीं हैं, कि जो प्रोसीजर लिखते हैं जब आप अपनी तरफ से लिखोगे तो ये आप पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, ये नहीं लिखना कि आई टुक 10 ml ऑफ दिस। ठीक है, आई और वी नहीं यूज करते जब एक्सपेरिमेंट लिख रहे होते हैं, तो आप ये लिखोगे जैसे 10 ml ऑफ HCl वाज टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क, देन जो भी आप कह रहे हो कि फिनोफ्थलीन वाज एडिड एज इंडिकेटर। ठीक है, इस तरह लिखोगे कि पास्ट टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन साथ में आपने आई और वी यूज नहीं करना कि आई टुक दिस, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है
प्रोसीजर लिखना है और आपको पता है आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के मार्क्स भी होते हैं, तो उसी बेस पे आप लोगों के मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये तो था काइनेटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं कि सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है काइनेटिक्स से रिलेटेड वो कौन सा है। हमारे पास क्या है सेकंड एक्सपेरिमेंट, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है कि इथाइल एसीटेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट बना देता है और इथेनॉल बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ये सोप बनाने के लिए भी यही रिएक्शन यूज हो रहा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे भी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करोगे तो वो अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो मुझे हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, थ्योरी क्या है हमारे पास, हम थ्योरी देख लेते हैं। द स्पोनिफिकेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एस्टर टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली and the velocity of sponification is approximately proportional to the concentration of OH ions। ठीक है, कि रेट कांस्टेंट जो है वो OH ions पे भी डिपेंड कर रहा है और हमारे पास एस्टर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। जिसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम रिएक्शन देख लें कि हमारे पास इथाइल एसीटेट है और OH आयंस है, हाइड्रोक्साइल आयन है, यहाँ आप सिंपली कह दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे जस्ट OH आयन को शो किया गया। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट बनेगी तो ये क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ इथाइल एसीटेट आ गया और साथ में हमारे पास क्या है, इथेनॉल बन गया। द रेट ऑफ रिएक्शन इज dependent on the concentration of base alkali and the ester। ठीक है, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। the rate of reaction is proportional to the concentration of both of the reactants। ये दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। which alter continuously, के जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और साथ साथ जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है। hence the reaction is a second order। When the initial concentration of both of the reactant are equal, then the equation for the second order reaction is following। आपको पता है कि second order reaction की दो केसेस आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। जब इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो तो इक्वेशन कुछ और आती है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमने दोनों में से कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। वेयर where A is the initial concentration of an ester। हमारे पास क्या है कि initial concentration ester की क्या है A, which is equal to the initial concentration of alkali। कि अगर दोनों की initial concentration same है तो A ही हमें बताएगी कि A जो है वो ही एस्टर की कंसंट्रेशन होगी और A ही है हमारे पास अल्कली की, क्योंकि दोनों की सेम कंसंट्रेशन है तो हम इसको ऐसे ही यूटिलाइज कर सकते हैं। and x is the amount of each reactant after time t, कि x जो है वो उसकी टाइम t के लिहाज से कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। when the initial concentration of both of the reactant are different, if A and B represent the initial concentration of alkali and ester respectively, कि alkali की concentration के लिए हम A अगर यूज करें तो B जो है वो ester की concentration के लिए आएगा। and x is the amount of each reacted after time t, then the equation for a second order reaction is कि ये equation आ जाएगी हमारे पास कि k is equal to 2.303 divided by t into a minus b log of b into a minus x divided by a into b minus x। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने ड्राइव भी की हुई हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी किए हैं और फिफ्थ में भी की हुई हैं। ठीक है, तो अब हमने जो प्रोसीजर फॉलो करना है हम उसको देख लेते हैं। टेक 50 cubic centimeter of a given ester solution and 50 cubic centimeter of standard sodium hydroxide solution सेपरेटली इंटू टू फ्लास्क के हमने जो है 50-50 ml जो है ना दोनों का लिया। कॉर्क द बोतल बोथ द फ्लास्क वेल एंड मीन उनको स्टॉपर से बंद कर दें अच्छी तरीके से एंड कीप देम इन अ वाटर बाथ एट द रूम टेम्परेचर, के उनको रूम टेम्परेचर पे वाटर बाथ पे रख दें। दोनों का जब सेम टेम्परेचर आ जाएगा फिर हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे।
when the two flasks have acquired the temperature of the bath, pour alkali into the ester solution के alkali को हम ester solution में ऐड कर देंगे. Shake the reaction mixture well. Pipette out 10 cubic centimeter of the reaction mixture in a conical flask and titrate it against standard HCl solution. ठीक है, जो कि हमने 0.05 मोलर HCl बनाया हुआ है यूजिंग फिनोप्थलीन एज इंडिकेटर. अब रिएक्शन में अल्कली है तो उसको टाइट्रेट करने के लिए एसिड चाहिए होगा. ठीक है, तो HCl यूज किया जा रहा है. दिस रीडिंग विल बी एट टाइम 0. ठीक है, टाइम 0 पे जब हम इनिशियल रीडिंग लेंगे तो वो हमारे पास टी नॉट वाली रीडिंग आ जाएगी. अब देखें हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो अल्कली है, तो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में अल्कली की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा. तो उसको टाइट्रेट करने के लिए भी हमें क्या है, ज़्यादा HCl रिक्वायर्ड होगा. लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड आउट होगा तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से अल्कली की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो इसलिए हमें बाद में HCl की अमाउंट भी जो है वो कम यूटिलाइज करनी पड़ेगी, कम यूज़ होगा HCl की अमाउंट का भी. ठीक. The progress of reaction is followed by withdrawing 10 cubic centimeter of the reaction mixture at a regular interval of 5, 10, 15, 20 and 25 minutes and titrating the sample with the standard HCl acid to determine the concentration of unreacted NaOH. के हम डिफरेंट टाइम पे देखेंगे जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज हो जाएगा उसकी तो अमाउंट नहीं आएगी, जितना रहता होगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर वही HCl के साथ टाइट्रेट होगा ना. तो इसलिए हमारे पास क्या, जैसे रिएक्शन प्रोसीड आउट होता जाएगा NaOH की अमाउंट कम होती जाएगी, तो इसलिए HCl की अमाउंट जो उसकी टाइट्रेशन की रीडिंग आएगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी. As the reaction proceed, the concentration of NaOH will go on decreasing. In order to determine the infinite reading, allow the remaining reaction mixture in a well-corked flask for 24 hours. के infinite reading लेने के लिए इसके 24 आवर तक इसी तरह रहने देते हैं, उसको बाद में फिर टाइट्रेट कर लेते हैं. Then take 100 cubic centimeter of the reaction mixture and titrate it against 0.05 molar HCl using phenolphthalein as indicator. This reading will be at infinite time, t infinite पे आ जाएगा. ठीक है, अब हम जो सिंपल इक्वेशन थी उसको वॉल्यूम की टर्म के अंदर लिख सकते हैं. तो वॉल्यूम की टर्म के अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड HCl रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजेशन एट द स्टार्ट. के स्टार्ट पे हमारे पास क्या है, V नॉट है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है बाद में जो वैल्यूज आएंगी वो इससे माइनस हो जाएंगी. ठीक है, Vt आफ्टर टाइम t मिनट्स एंड V इन्फिनिट आफ्टर इन्फिनिट टाइम या फिर ये कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर आएगा. देन V naught is directly proportional to the initial concentration A. ठीक है, और V naught minus VT is proportional to the concentration of X. और साथ साथ हमारे पास क्या है, V naught minus V infinite is related to B. तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास A, B और X की वैल्यू है, तो A माइनस एक्स निकालना है. तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, V नॉट, और X की वैल्यू क्या है, V नॉट माइनस VT. इसको पहली वाली इक्वेशन से माइनस करेंगे तो ये V नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और A माइनस एक्स क्या है, किसी भी वॉल्यूम किसी भी टाइम के ऊपर जो वॉल्यूम आ रहा है VT वो हमारे पास A माइनस एक्स आ जाता है. इसी तरह B माइनस एक्स हमारे पास क्या है, B की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, V नॉट माइनस V इन्फिनिट. इसको माइनस कर दें, X की वैल्यू हमारे पास क्या थी, V नॉट माइनस VT. ठीक है, तो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, V नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है और ये बन जाएगा VT माइनस V इन्फिनिट. इसी तरह हम A माइनस B भी निकाल सकते हैं. A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, V नॉट, इसके अंदर से माइनस कर दें V नॉट माइनस V इन्फिनिट. ठीक है, तो V नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और A माइनस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इन्फिनिट. अब हमारे पास क्या है, हम जो ऊपर इक्वेशन है ये दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है, इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, A की, B की, A माइनस एक्स की, B माइनस एक्स की और A माइनस B की. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, K इज इक्वल टू 2.303 divided by T into V infinite log of
बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वी टी इंटू वी नॉट माइनस वी इन्फिनिट डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू वी टी माइनस वी इन्फिनिट। ठीक है, आप ये वैल्यूज इसको चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी वैल्यू आनी है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन मिक्सचर टेकन एट ईच टाइम, हम कितना ले रहे हैं 10 क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 ml ले रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड HCl यूज एट द स्टार्ट, जो कि वी नॉट हमारे पास कितना था, कितनी वैल्यू आई है वो चेक कर लेनी है। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड HCl यूज्ड एट द कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन, कि कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन पे इसकी क्या वैल्यू आती है आपने वो नोट कर लेनी है। ठीक है, टेबल बनाना है और टेबल में ये सारी वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे। टाइम इन मिनट है, ठीक है, 0 मिनट पे यानी स्टार्ट पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो लिखोगे कि वो वी नॉट बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये वैल्यूज नहीं आएंगी, लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए 5, 10, 20, 15, 20, 25 और इन्फिनिट के लिए सारी वैल्यूज आप नोट करते जाएंगे। वी टी नोट करोगे, वी इन्फिनिट नोट करोगे, वी माइनस वी इन्फिनिट की वैल्यू नोट करेंगे, वी टी माइनस वी इन्फिनिट की वैल्यू नोट करोगे, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू के अंदर इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करोगे। अगर ये वैल्यूज पुट करने के बाद के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है, ये की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है और साथ इसके यूनिट्स भी आपने लिखने हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को ओबे कर रहा होगा। अब हमने क्या करना है, प्लॉट करना है, प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ये जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म थी वो आ गई हमारे पास, अगेंस्ट T give a straight line which passes through origin, की यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है, ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। इट्स स्लोप इज इक्वल टू k infinite k into v infinite divided by 2.303, thus this saponification of ester with alkali is a second order reaction। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है और इसकी स्लोप की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन अगर इक्वेशन होगी तब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। या फिर हमें आपको के की वैल्यू से पता चल जाएगा कि के की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है तो तब तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती तो आप रिएक्शन मिक्सचर को दोबारा से प्रोसीड आउट करोगे और चेक करोगे कि ये इसमें क्या इशू है। ठीक है, तो ये तो था आपके दो एक्सपेरिमेंट काइनेटिक्स से रिलेटेड। आप लोगों ने अपनी नोटबुक परचेज करके आप लोगों ने इसको लिख लेना है और एक वीक के अंदर अंदर आप इसको जो है रिटर्न वाला वर्क जो है कंप्लीट करें। फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो है जो एक्सपेरिमेंट लिखते हैं उसको पास्ट टेंस के अंदर लिखते हैं और आई और वी का यूज़ नहीं करते, और साथ साथ आप लोगों ने इसके वाइवा के लिए भी प्रिपेयर कर लेना है।